नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज मैं आपको कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के अभ्यास के प्रश्न उत्तर व उसके साथ साथ जो पाठ के स्टार्टिंग में दिए हुए मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके प्रश्न व उत्तर दोनों मैं आपको समझाऊंगा। ये मैं दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ये करवा दिए थे और उसमें कुछ बच्चों की समस्या आई थी कि सर बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा है, या फिर आपने सही गलत नहीं करवाए, या फिर लास्ट में वर्ग पहली नहीं करवाई और पीडीएफ हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ वाला बता देता हूं कि पीडीएफ लेने के लिए आप प्ले स्टोर पे कैरियर विद विक्रम ऐप पे जाइए। वहां पे आपको क्लास 6 का एक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का बैच मिल जाएगा। सिर्फ उसका प्राइस 99 रुपीज़ है, वो भी सिर्फ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है और जीएसटी है, और जो ऐप का चार्ज है वो है। मेरे उसमें कुछ नहीं अकाउंट में आने वाला वहाँ से, तो आपका समय वेस्ट नहीं करते और आज का जो हमारा ये अध्याय है, लेक्चर है, वे स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल यही डाटा आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। कई बच्चों को होता है कि सर पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पर जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज का जो अध्याय है वो स्टार्ट करते हैं। मानचित्र क्या है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले ही क्वेश्चन में, और हमें बारी बारी से तीनों क्वेश्चनों के आंसर समझने हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं, मानचित्र क्या है। मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। क्या है? किसी भी क्षेत्र का, मतलब क्षेत्र क्या होता है, किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का एक प्रतीकात्मक होता है, बिल्कुल उसके जैसा। चित्रण या रेखांकन क्या होता है कि उसका चित्र बनाया गया है। तो आपको मानचित्र समझ में आया कि मानचित्र क्या होता है, किसी भी स्थान का प्रतीकात्मक क्या होता है, उसकी कॉपी, उसके जैसा चित्र बनाया गया है, वो आपका मानचित्र कहलाता है। तो मानचित्र की परिभाषा आपको समझ में आई। मानचित्र जैसे आपका स्कूल है, स्कूल की वैसी वैसी आपकी ड्राइंग बना दी, चित्र बना दिया गया, तो वो क्या है, आपके स्कूल का मानचित्र है। फोटो आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, चित्रण क्या होता है, रेखांकन की रेखाओं की सहायता से उसमें आपकी ड्राइंग बनाई होती है। तो मानचित्र आपको समझ, यह एक लघु और बड़े क्षेत्र दोनों का हो सकता है। एक छोटे से क्षेत्र का भी हो सकता है और ये बड़े से बड़ा क्षेत्र का भी हो सकता है। एक कमरे का भी हो सकता है और एक पूरे देश का, पूरे महाद्वीप का, पूरे संसार का भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको आगे समझ में कि मानचित्र क्या है, किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह किसी भी छोटे क्षेत्र और बड़े से बड़े क्षेत्र का हो सकता है। क्लियर हुई बात आपको समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप ऐप पे नहीं जाना चाहते हैं तो। अब हम मानचित्र का उपयोग कैसे करते हैं, एक बार प्रश्न को समझिए, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। एक तो है कि इसमें बताया गया कि इसका उपयोग कैसे करना है, और एक ये किस काम में आता है। 2 टोन बन रही है यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हम दिशाओं की सहायता से और उस पे दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। मानचित्र पर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने मैक्सिमम बुक्स देखी है, मैक्सिमम टीचर्स जो करवाते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, मतलब कि ये हमारे क्या काम में आता है, उस परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर देते हैं। मैंने आपको दोनों प्रीफिक्स बता दिए कि इसके क्या बनते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कैसे उपयोग करते हैं, अगर उपयोग करने का तरीका पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं हम मानचित्र पर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मानचित्र का उपयोग करते हैं। लेकिन हम मैक्सिमम जाएंगे कि ये क्या काम में आता है। मानचित्र का उपयोग किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि हमें किसी स्थान की स्थिति का पता लगाना है, तो हम मानचित्र पे देख के उस स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
वह ये भी पता लगा सकते हैं कि उस स्थान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दो उपयोग बताए हैं। एक उपयोग कि हम किसी भी स्थान की स्थिति कि वो स्थान कहाँ पर है ये पता लगा सकते हैं, और दूसरा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस स्थान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि आपको जब प्रैक्टिकल करवाएंगे ना तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे एक मैप करवा के दिखाता हूँ कि मान लेते हैं हम कि ये किसी गांव का मैप है। क्या है? ये किसी गांव का मैप है। तो यहाँ पे ये आपका स्कूल है और ये आपकी गलियां हैं। ये मैप आपको दिख गया। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, ठीक है। ये एक गली और मैंने यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना, ये आपका हॉस्पिटल हो गया, ये पोस्ट ऑफिस हो गया। तो आप खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं और आपको मैप दे दिया गया कि आपको स्कूल में जाना है। तो सबसे पहले आप उस स्थान की स्थिति देखेंगे कि स्कूल है कहाँ। आप देखेंगे दिशाओं के बारे में आपको पता होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपकी पश्चिम है और ये आपकी पूर्व है। तो आपको पता उत्तर दिशा में है, आपको सीधा जाना है, पहले पोस्ट ऑफिस आएगा और फिर आपको लेफ्ट टर्न लेके आप स्कूल में पहुंच जाएंगे। तो मानचित्र ने दोनों स्थानें बता दी कि आप ये भी देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस से आगे जाके टर्न लेना है। पहले आपने स्कूल की स्थिति देखी कि वो स्कूल है कहाँ पे, और फिर आप को वहाँ जाने का रास्ता भी मिल चुका है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा तो भी उसे पता है कि इस रास्ते से सीधा जाना है, यहाँ हॉस्पिटल आएगा और उसके आगे स्कूल है। इस प्रकार मानचित्र का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। यही कंडीशन किसी देश के बारे में हम जान सकते हैं कि कहाँ से, जैसे आपका ये स्टेट है, आपका देश है इंडिया, प्रतीकात्मक मैंने बना दिया कि उसके जैसा प्रतीकात्मक बताया था ना, प्रतीकात्मक चित्रण होता है मानचित्र किसी भी जगह का। तो ये भारत देश का प्रतीकात्मक मैप है, नक्शा है, मानचित्र है। तो आप यहाँ पे हैं, मान लीजिए हरियाणा में है और आपको दक्षिण में जाना है, यहाँ पे उड़ीसा वगैरह जगह पे जाना है। तो आपको देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार जाना है, कौन कौन से राज्यों से होके जाना है, कि बीच में जो राज्य आएंगे ये जगह का पता लग गया। कहाँ किस प्रकार से आप जाएंगे ये भी आप जान सकते हैं। मानचित्र का उपयोग आपको समझ में आ गया। और जो तीसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि मानचित्र के घटक क्या हैं। ठीक है, मानचित्र के घटक क्या हैं या फिर मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं। यदि आपने अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप पहले अध्याय पढ़ के आइए ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले। घटक का मतलब है भाग। तो मानचित्र के प्रमुख 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। दूरी क्या होती है कि वो बताती है कि हम पैमाना यूज करते हैं दूरी में कि एक स्थान दूसरे स्थान से कितनी दूर है। ये हम मानचित्र में जान सकते हैं वास्तविक दूरी पैमाने का प्रयोग करके। दिशा, मानचित्र में दिशाएं दी होती हैं कि कौन सा स्थान किस दिशा में है। और आपके प्रतीक चिन्ह मतलब कि कोई चीज़ है, स्कूल है तो पूरे स्कूल की जगह स्कूल नहीं लिख के वहाँ एक चिन्ह बना दिया जाता है। जैसे मैंने हॉस्पिटल का बनाया था ना आपको कि इस प्रकार से प्लस का साइन आपका हॉस्पिटल का साइन होता है। तो इस प्रकार क्या है, अलग अलग चीज़ों के लिए निशान बना दिए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए जैसे PO बना दिया जाता है। अध्याय में हमने ये सारी चीज़ें देखी जब अध्याय पढ़ा था। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अध्याय की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप पहले उसको अच्छी तरह से समझिए। अब है आपका अगला क्वेश्चन, निर्देशांक क्या है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश व देशांतर का उपयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले में निर्देशांक जानना है। निर्देशांक वैसे मैथ में होते हैं आपके XY करके कोऑर्डिनेट करके, लेकिन हमें इस अध्याय के अनुसार आंसर देना है कि आपके अक्षांश व देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं, एक अक्षांश
और एक आपका देशांतर। अक्षांश रेखाएं आपने पढ़ी थी, देशांतर रेखाएं आपने पढ़ी थी, वही दोनों मिलके एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं, मतलब 2 पॉइंट होते हैं। यदि हमें किसी स्थान की स्थिति बतानी है तो 2 पॉइंट बताने पड़ेंगे, एक अक्षांश बताना पड़ेगा और एक आपको देशांतर का मान बताना पड़ेगा, तो वही आपके क्या होते हैं, 2 निर्देशांक होते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से एक बार, ठीक है। आपको बोर्ड पे पढ़ना नहीं है, आपको मेरी बातें सुननी है, जब भी टाइम लगे आप पढ़ सकते हैं। पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। पीडीएफ लेनी है तो कैरियर विद विक्रम ऐप पे आप जा सकते हैं। अब है हमें अक्षांश व देशांतर की सहायता से दिल्ली का पता कैसे लगाएं या फिर किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाएं। आपने मैप पढ़ा होगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पता लगाएंगे। जब आप अक्षांश और देशांतर को जोड़ते हैं तो आपको एक निर्देशांक प्रणाली मिलती है, इसी को निर्देशांक प्रणाली बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर को हम खींचते हैं ग्लोब पर तो हमें क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है, एक जगह मिलती है, और वही जगह उस जो आपके निर्देशांक दिए होते हैं उसकी एक्यूरेट स्थिति होती है, जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की विशिष्ट पहचान करती है। जो आपकी निर्देशांक प्रणाली मिलेगी ना, अब मैं आपको बता देता हूं एक बार निर्देशांक प्रणाली क्या होती है, ताकि आपको देख के अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये आपकी पृथ्वी है, हमें यहाँ पे बताना है कि कोई शहर है, उसका हमें पता लगाना है कि वो है कहाँ पर। तो आप क्या कहेंगे कि मुझे इसके निर्देशांक बता दीजिए। क्या बता दीजिए, निर्देशांक बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पर है। तो हम उदाहरण के तौर पर दिल्ली के निर्देशांक ले लेते हैं। तो दिल्ली के निर्देशांक क्या है, 29 डिग्री उत्तरी और 77 डिग्री पूर्वी। 29 डिग्री उत्तरी और 77 डिग्री आपका पूर्वी। आपको पता होना चाहिए, अगर उत्तरी और दक्षिणी लिखा है आगे तो वो आपका अक्षांश है, पूर्वी या पश्चिमी लिखा है तो वो आपका देशांतर। आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि इसमें अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है। तो 29 डिग्री उत्तरी ये आपकी भूमध्य रेखा, और आपको बताया कि आगे क्या होंगे, ये अक्षांश व देशांतर होंगे भी, ठीक है। ये आपके उत्तरी अक्षांश, ये आपके दक्षिणी अक्षांश। तो इसी प्रकार मैं आपकी एक लाइन और खींच देता हूं, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। इस साइड अगर आप आएंगे तो पूर्वी देशांतर, कौन से, पूर्वी। इससे इस साइड आएंगे तो पश्चिमी, ठीक है। अब हम खींचते हैं, हमें जो अक्षांश दिए दिल्ली का हमें पता लगाना है, तो हम किस प्रकार से पता लगाएंगे। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आपको 29 डिग्री अक्षांश में बता देता हूं कि उत्तरी गोलार्ध में यहां पर मिलेगा। क्या आपको ग्रीन पेन दिखाई दे रहा है? शायद आपको ग्रीन दिखाई न दे तो मैं इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, ये वाला कलर ले लेता हूं। ये आपका 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। अब आपको अक्षांश पता चल गया, अब हमें देशांतर और खींचना है। 77 डिग्री पूर्वी इस साइड मिलेगा, पूर्वी गोलार्ध में, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से खींच दिया। अब इन दोनों ने जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किया है ना, ये क्या होगी, आपकी निर्देशांक प्रणाली होगी। और ये जो जब अक्षांश और देशांतर हमने खींचे, जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस किया, हमें वो बिंदु मिला, और वही बिंदु क्या है, दिल्ली की स्थिति है, उस स्थान की स्थिति है। तो आप निकाल सकते हैं अक्षांश व देशांतर से आप किस प्रकार स्थान की स्थिति का पता लगाएंगे। हम ग्लोब पर उस स्थान के अक्षांश व देशांतर खींचेंगे, और अक्षांश व देशांतर जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर उस स्थान की स्थिति होगी। अब इससे आसान करके मैं आपको किस प्रकार से समझाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा। आप अगर आज 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास तक ऑल सब्जेक्ट मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
ये हमने बताया कि ग्लोब पर दिल्ली की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, देशांतर से स्थानीय समय व मानक समय कैसे संबंधित है। काफ़ी बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि मानक समय और स्थानीय समय समझ में नहीं आता। ठीक है, अध्याय आप पढ़ के आए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि अध्याय पढ़ के आए हैं। अब हम देखते हैं मानक समय और स्थानीय समय देशांतर से कैसे संबंधित है। अब देखिए, मानक समय व स्थानीय समय दोनों देशांतर से संबंधित है, ये बात तो कन्फर्म यहाँ पर कर दी गई है। आगे कहता है, जब सूर्य किसी देशांतर के ठीक ऊपर होता है तो वहाँ स्थानीय समय दोपहर के 12 बजे होगा। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आराम से कि अगर सूर्य किसी देशांतर के ठीक ऊपर होता है तो वहाँ पर जो स्थानीय समय है वो 12 बजे होगा। आप सिर्फ मानक समय को एक बार भूल जाइए, स्थानीय समय को पढ़िए, क्योंकि आप दोनों को मिक्स कर देते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपका ये पृथ्वी है, दिख रही है आपको पृथ्वी। थोड़ा सा और इसको हम कर लेते हैं, तो ये इस पे देशांतर खींची गई हैं। क्या खींची गई हैं? देशांतर। और ये आपका सूर्य है। क्या है ये? सूर्य है। जब सूर्य इस पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, जब इस देशांतर के ऊपर आएगा तो यहाँ 12 बज जाएंगे। जब इसके ऊपर आएगा तो यहाँ तो कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे कितने बज जाएंगे? 12। जब इस देशांतर के, जब ये घूम के ये देशांतर नीचे आ जाएगा ना, सूर्य नहीं आएगा, पृथ्वी जाएगी। ध्यान रखना कि सूर्य अपनी जगह पे वहीं पे रहता। ये देशांतर हैं 4। 1 मिनट रुकिए। और मेरा हाथ ये सूर्य है। अब किस देशांतर के ऊपर है? ये जो मेरी उंगली है ना, इस देशांतर के ऊपर है। अब यहाँ 12 बजे हुए हैं। अब देखो, पृथ्वी ने रोटेट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ कितने बज गए? ये मेरी जो ये फिंगर है, ये वाली आप दिख रहेंगी, यहाँ 12 बज गए। और ये जो छोटे वाली उंगली है, यहाँ पर 1 बज गया। अब पृथ्वी रोटेट कर रही है। अब यहाँ 12 बज गए, और यहाँ 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे अब 12 बजे हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और ऐसे घूमते घूमते अब देखिए अंगूठे के ऊपर आ गया सूर्य। अब मान लीजिए ये भी एक देशांतर है। यहाँ 12 है, और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4। इस प्रकार से आपको क्लियर हुआ? स्थानीय समय। स्थानीय समय क्या होता है? जब भी सूर्य देशांतर के ऊपर होता है तो उस देशांतर पर उस समय दोपहर के 12 बजे का समय होता है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। स्थानीय समय आप लिख देंगे, समझा भी दिया आपको। आपको ये वाला तरीका अपना सकते हैं। आप याद रख लेंगे, जब सूर्य किसी देशांतर के ऊपर होता है तो उस समय वहाँ दोपहर के 12 बजे होते हैं। क्लियर हुई बात ये? अब मानक समय भी, जो आपका मानक समय है उसको समझिए। जब मानक समय किसी विशेष क्षेत्र का होगा, मतलब मानक समय क्या होगा? किसी विशेष क्षेत्र का होगा। ये नहीं कि जैसे ये पृथ्वी है भी, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, ये क्षेत्र है। ठीक है, और ये देशांतर हैं आपके, इतने देशांतर ये खींचे गए हैं, मतलब जा रहे हैं इस देश में से इतने देशांतर ये जा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि एक देश में कितने सारे देशांतर जा रहे हैं। तो अगर स्थानीय समय की बात करें तो यहाँ 12 बजे हैं, फिर ये स्थान घूम के नीचे आएगा, फिर यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ 1 बज जाएगा। तो पूरे क्षेत्र में अलग अलग समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग समय हो जाएगा, जिसे समय उस क्षेत्र के बीच से गुजरने वाले देशांतर के अनुसार होगा। तो मतलब कि इसमें हम क्या करें कि इसमें हमने ये मान लिया कि मानक समय कि जो देशांतर इसके बीच में होगा ना, बीच से गुजरेगा, जब इसके ऊपर सूर्य आएगा, ठीक ऊपर आएगा, तो हम इस पूरे क्षेत्र में समय क्या होगा? दोपहर के 12 बजेंगे, और उसके अनुसार हम पूरे क्षेत्र में की घड़ियों में 12 बजा लेंगे। क्लियर हुआ? अब ये देखिए, प्रैक्टिकल करके बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा। अगर आप अध्यापक हैं तो आपके लिए बड़ी काम की चीज़ है। तो देखिए, ये मान लेते हैं ये चारों जो देशांतर हैं, ये 5 जो देशांतर आपको नज़र आ रहे हैं, ये किसी एक देश में से गुजरते हैं, एक ही देश में से गुजरते हैं। ये 5 देशांतर मैंने ले लिए।
अब पृथ्वी घूम रही है, सूर्य ऊपर है। अब इस देशांतर पे मान लेते हैं कि आप ऊपर से सूर्य यहाँ पर है, इस जगह पे, इसके ऊपर है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? अब यहाँ 12 बजे हैं, इसी देश में इस जगह पे 12 बजे हैं, इस जगह पे 11, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ पे 8। मानक समय तो आपको पता है कि स्थानीय समय यहाँ 12 बजे हैं। अब पृथ्वी घूमना स्टार्ट करेगी। अब यहाँ 12 बज जाएंगे, यहाँ 1, फिर घूमना स्टार्ट करेगी, यहाँ पे 12 बजेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर ये नीचे आएगा सूर्य के, यहाँ पे 12 बज जाएंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, फिर इस अंगूठे के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1, 2, 3। इस प्रकार से जो मानक समय है वो आपका बदलता नहीं है, स्थानीय समय हो गया। अब ये देश वाले क्या करें? इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब ये जो बीच में से जो देशांतर गुजर रहा है ना, उसके ऊपर जब सूर्य आएगा, वो देशांतर जब सूर्य के नीचे आएगा, तो हम पूरे इस एरिया में समय जो घड़ियों में होगा वो 12 बजे कर लेंगे। फिर चाहे कोई सा भी देशांतर कभी आए। आपको आगे समझे? मानक समय क्या होता है? किसी एक क्षेत्र के लिए होता है, और वो उस देश, उस क्षेत्र के मध्य से गुजरने वाली देशांतर जब उसके नीचे आती है, सूर्य के ठीक नीचे आती है, तो वहाँ पे समय 12 बजे होता है। दो चीज़ याद रखनी है आपको मानक समय के लिए। आप एक बार पिछला भूल जाइए, अब कंप्लीट समझिए जो आपको लिखना है पेपर में। मानक समय किसी विशेष क्षेत्र का होता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, मानक समय उस क्षेत्र के मध्य से गुजरने वाली देशांतर के आधार पर होता है, 2 लाइन। तीसरी लाइन आपको क्या लिखनी है? जब सूर्य मध्य से गुजरने वाली देशांतर के ठीक ऊपर आता है, तो उस पूरे क्षेत्र में समय दोपहर के 12 बजे होता है। 3 लाइनें आपको बस लिखनी है। एक बार वीडियो को दोबारा थोड़ा सा बैक करके देख लेना, तीनों लाइनें आपको याद भी करनी है और लिखनी भी है। तो ये आपको समझ में आ गया? इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 10 पर अध्याय 5 में 5 पॉइंट में एक मैप दे रखा है, और उसमें आपको नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है। आपको एक मैप दे रखा है, उसके आधार पे गंगा नदी के मुहाने से लेके नर्मदा नदी के मुहाने तक आपको वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले आपको हम मैप पे ले चलते हैं कि वो मैप कहाँ है। ये रहा मैप, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा आपकी बुक में अध्याय 5 में। तो सबसे पहले आप गंगा नदी का मुहाना देखिए, जहाँ वो समुद्र में मिलती है। ये इसने गंगा नदी आ रही, यहाँ से तकरीबन गंगा नदी का मुहाना है, और ये आपका नर्मदा नदी का मुहाना है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मापनी है। माप लेंगे आप स्केल से। जब आप स्केल से डिस्टेंस मापेंगे, सीधी लाइन लगा लेना, तो आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आपकी आएगी टोटल। फिर आपको क्या करना है? यहाँ मैप देखिए, यहाँ पे लिखा मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, सॉरी 500 किलोमीटर। कि आपका 2.5 जो सेंटीमीटर है ना, वो किसके बराबर है? 500 किलोमीटर के। लेकिन हमारा कितना आया है? 10 किलोमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल आया है ना। तो ये कितनी दूरी होगी? तो 2.5 इंटू में हम क्या करेंगे, जब 4 करेंगे तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर जो हमने मापा है। 4 से गुणा करने पे तो 10 आ रहा है, तो हम इस साइड भी क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 2000 किलोमीटर वास्तविक दूरी। क्लियर है बात? आ गई समझ में कि मैंने किस प्रकार किया? कि अगर 2.5 500 के बराबर है, तो 10 जो हमने मापा है वो किसके बराबर होगा? वो आपका 2000 के बराबर होगा। तो चलिए अब आपको करना कैसे, प्रैक्टिकल मैंने समझाया है, अब आपको करना कैसे है? नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने के बीच का माप 10 सेंटीमीटर है, जो हमने माप लिया। अतः 10 के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2.5 के 4। तो फिर यहाँ 500 गुणा में 4, क्योंकि एक टुकड़ा किसके बराबर है?
500 के, तो 4 टुकड़े किसके बराबर होंगे? 2000 किलोमीटर के। नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी 2000 किलोमीटर है। तो क्या आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जब लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में साय के 12 बजते हैं, ऐसा क्यों है? ये कहता है कि लंदन में जब दोपहर के 12 बजते हैं ना, तो भारत में उस समय शाम का 5:30 बजे होते हैं भाई। जिस टाइम आप खाने पीने की तैयारी करते हो उस टाइम तो वहाँ दोपहर के 12 बजे होते हैं, ऐसा क्यों? एक तो एक लाइन का आंसर सीधा 1 नंबर में आए तो वैसे आप बच्चों को लिखवा सकते हैं या आप लिख सकते हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय ग्रीनिच मानक समय से 5.5 मिनट आगे है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ग्रीनिच की जगह लंदन कर लीजिए भाई। लंदन का जो मानक समय है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये एक लाइन का आंसर है, इसीलिए तो वहाँ क्या है 12 बज रहे हैं और हमारे यहाँ 5:30 बज रहे हैं। शॉर्ट में आंसर इसका 1 नंबर में आता है तो ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन देता है 2 या 3 या 4 नंबर के आ जाता है पेपर में, तब आप क्या लिखेंगे? अथवा। सबसे देखिए भी, भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर पर आधारित है वो आपको बताना है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। जो लंदन की जो रेखा है 0 डिग्री मानक रेखा है ना, 0 डिग्री लंदन की जो क्या है रेखा है, मतलब ग्रीनिच मीन टाइम, ठीक है। तो उससे क्या है 0 डिग्री से पूर्व में स्थित है। जो भारत की मानक रेखा है ना वो किससे स्थित है कि 82.5 डिग्री लंदन वाली रेखा से पूर्व दिशा में स्थित है। देखिए यहाँ पे मान लेते लंदन की 0 डिग्री और भारत की इससे क्या है पूर्व में स्थित है, कितनी है 82.5 डिग्री। ये बात आपको आगे समझ में कि जो लंदन की रेखा से भारत की जो रेखा है ना वो क्या है पूर्व दिशा में स्थित है, पूर्व में। ये भारत की है और ये क्या है लंदन की है एल। और कितने डिग्री का अंतर इसमें 82.5 डिग्री का फर्क है। और जैसा कि हमें पता है जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं ना, जब किसी स्थान से पूर्व की ओर हम जाते हैं तो हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा बढ़ता है या फिर आगे हो जाता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता है तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अब प्रैक्टिकल जब आप करोगे तब आप समझ में आ जाएगी। अब देखिए प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ। क्या बताया है इसने स्टार्टिंग में कि भारत की जो मानक समय रेखा है ना वो ये लंदन की मानक समय रेखा होगी। ये आपका क्या है पश्चिम है इस साइड, ये क्या है पूर्व है। हमने जब समय रेखा पढ़ा था उसमें समय क्षेत्र पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था जैसे जैसे हम पूर्व में जाएंगे हर 15 डिग्री पे समय 1 घंटा आगे होगा। तो ये भारत की है 82.5 और ये कितनी डिग्री है 0 डिग्री लंदन की समय रेखा, ये इसके पूर्व में स्थित है। तो आपको पता हर 15 डिग्री आप पूर्व में जाओगे तो 1 घंटा आगे होगा। 15 पे यहाँ 15 है, ये 30, ये 45, ये 60, ये 75 और ये बीच में 60.5 डिग्री, इतने का गैप ये हो गया। तो हर 15 डिग्री पे 1 2 3 आपका यहाँ पे 3 4 5 और ये जो आपका 60.5 डिग्री बच गया ना इसकी कितनी आएंगी 15 का आधा होता है तो घंटे का आधा 30 मिनट। तो टोटल कितने मिनट आगे हो गया 5.5 घंटे। आपको डिटेल में भी समझा दिया। एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको सीधा बताना है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो लंदन की समय रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है।
और जैसे जैसे हम पूर्व में जाते हैं, हमें पता है कि जैसे जैसे हम पूर्व में जाते हैं हर 15 डिग्री पे 1 घंटा समय आगे होता जाता है। आपको इसी जगह और कोई शहर पूछ लेना, अगर आगे है तो ये बता देना कि वो पूर्व में स्थित है, अगर पीछे है तो ये बता देना कि वो पश्चिम में स्थित है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यही कि एक स्थान है, 2 स्थान हैं ए और बी का समय 2 घंटे आगे है। क्या है? 2 घंटे आगे है। ऐसा क्यों है? तो आप बता देंगे कि बी की जो मानक रेखा है ना वो ए से 30 डिग्री, 1 डिग्री का 15, 2 घंटे का 30 डिग्री, 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। बी की कहाँ है? पूर्व में। इससे आगे बात समझ में आपको, इस प्रकार से आपको आंसर देना। हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि हमने मानचित्र में प्रतीक चिन्ह पढ़े थे, तो उनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। अब देखिए, मानचित्र पर कई चीज़ें दिखाई जाती, जैसे नदियाँ, पहाड़, सड़कें, शहर, महाद्वीप, देश, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, विद्यालय है, जोहड़ है, ठीक है, रास्ते, जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर हम इन्हें केवल शब्दों से दिखाया जाए तो मानचित्र जटिल और भरा हुआ लगेगा और समझना मुश्किल हो जाएगा अगर सभी चीज़ों के हम नाम लिखने लगे तो। क्लियर हुई बात? जैसे ये है आपका, और सड़कें, ये नहीं कि सड़कें सिर्फ सड़कें, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वो मानचित्र क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा, भरा हुआ सा लगेगा, वो समझ में नहीं आएगा यदि हम उनके नाम लिखेंगे। तो आप लिख देंगे कि मानचित्र पर कई चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे नदी, पहाड़, जो नाम आपको ध्यान में है वो लिख देना। यदि हम इन सब के नाम लिखेंगे तो मानचित्र क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगेगा और मानचित्र समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या चिन्हों का इस्तेमाल करते, जैसे हमने पहले गांव का मानचित्र बनाया था तो उसमें हमने जो आपका हॉस्पिटल था वो प्लस के निशान से दिखाया था। अब आपको यहाँ हॉस्पिटल लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस दिखा दिया कि यहाँ हॉस्पिटल है। कहीं पे पानी है तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से नीला रंग कर देते हैं कि ये पानी, हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई पानी का स्रोत। अब नाम नहीं लिखेंगे कि ये नदी है, यहाँ पे ये जोड़ है, ये कुछ है, तो हम उसका नाम लिख देंगे। सॉरी, नाम नहीं लिखेंगे। जैसे ये एक नदी दिखा दी इस प्रकार से, किसी कोने में एक बार नदी का नाम लिख दिया, गंगा नदी है, हर जगह हमें इसका नाम नहीं लिखना है कि ये गंगा नदी है। आपको आगे बात समझ में? तो आगे इसने बताया है, इसलिए हम प्रतीक चिन्हों रंगों का उपयोग करते ताकि मानचित्र साफ, सरल और समझने में आसान हो। हमें आराम से समझ में भी आ जाएगा। अगर हम सारे ही नाम लिख देंगे ना तो हमें समझ में नहीं आएगा। हमें ये मानचित्र है ये एक मानचित्र है और इसमें प्लस का साइन दिया हुआ हॉस्पिटल हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हमें हॉस्पिटल ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ प्लस वाले देखेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिए जाएं, स्कूल का भी नाम, हॉस्पिटल, तो हमें सारे नाम पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये जो निशान देख के हम समझ जाएंगे कि हॉस्पिटल ये है या फिर ये है, तो समझने में भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपके घर या स्कूल की 8 दिशाओं में क्या है? सबसे पहले आपको 8 दिशाएं पता होनी चाहिए कि 8 दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार बनाएंगे और इसके बीच में अपना स्कूल बना लेना। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम और ये आपका पूर्व। आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी बोर्ड पे। चलो मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको साफ दिख जाए। और ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। ये आपकी दक्षिण पूर्व और ये आपकी उत्तर पश्चिम हो जाएगी और ये आपकी दक्षिण पश्चिम। ऐसे दिशाएं आप बना लोगे। फिर आपको क्या करना है कि जो आपका स्कूल है ना, उसका फेस किस साइड है। मान लेते हैं, किसी से भी पूछ लेना कि आपके स्कूल का फेस किस साइड, वो आपको बता दे कि आपके स्कूल का फेस पूर्व की साइड है। तो आप इस प्रकार से अपना स्कूल बना लेना। एक
और यहाँ पे ऐसे गेट लगा देना। फिर आपने गेट लगा दिया तो आप देख लेना कि सामने क्या है, उसी साइड फेस करके इकट्ठे हो जाना। आप देखना उसके सामने क्या है, आप लिख देंगे सामने क्या है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल लिख देंगे। पीछे क्या है तो आप वो पीछे लिख देंगे कि पश्चिम दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर पूर्व में क्या है, अपना हाथ करके उसी डायरेक्शन में उसी प्रकार आप लिखते जाना। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अब आराम से कर लेंगे। उसके बाद है स्थानीय समय व मानक समय के बीच में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया है, एक बार फिर उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ हम देशांतर का प्रयोग कम करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय समय, जब सूर्य किसी स्थान के ठीक ऊपर होता है तो उस जगह का स्थानीय समय कहलाता है। स्थानीय समय यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, दोपहर के 12 बजे भी, दोपहर के 12 बजे जब सूर्य किसी स्थान के ठीक ऊपर होता है ना, या देशांतर लिख देना, तो उस समय उस स्थान का समय दोपहर के 12 बजे होगा। ये आपका स्थानीय समय हो गया, क्योंकि सूर्य हर देशांतर रेखा पर अलग अलग समय पर होता है। क्योंकि ये लाइन रहेगी, यह समय देशांतर रेखाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस देशांतर के ऊपर सूर्य होगा तो वहाँ स्थानीय समय उस देशांतर पर स्थानीय समय दोपहर के 12 बजे होगा। ये चीज़ें क्लियर हुई आपकी। स्थानीय समय आपको पहले भी काफ़ी अच्छे से ये समझा दिया था। उदाहरण, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी 15 डिग्री पर समय में 1 घंटे का फर्क होता है। 15 डिग्री पे क्या होता है, 1 घंटे के समय में फर्क आ जाता है, समय में 1 घंटे का फर्क आ जाता है। तो इसलिए अलग अलग देशांतर रेखाओं पर बसे स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। जैसे दिल्ली और मुंबई अलग अलग देशांतर रेखाओं पर है, इसलिए उनके स्थानीय समय में थोड़ा फर्क होता है। दिल्ली और मुंबई की जो देशांतर है ना, वो अलग अलग है, इसलिए स्थानीय समय तो क्या होगा, देशांतर पर निर्भर है। जिस जगह की देशांतर अलग, उस जगह का स्थानीय समय भी अलग होगा। अब हमें मानक समय की बात करते हैं। किसी क्षेत्र में अलग अलग जगहों के अलग अलग स्थानीय समय से भ्रम न हो भी कि इस समय क्या हुआ है, कि दोपहर के 11 बजे हैं, 12 बजे हैं। अब देखिए, जैसे ये क्षेत्र आपका हो गया पूरा, यहाँ ये देशांतर गई हुई है। आपको पता है जैसे जैसे पूर्व में जाते हैं वहाँ समय आगे बढ़ता है। यहाँ 12 बजे सूर्य इस देशांतर के ऊपर है, यहाँ आपका 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये देश एक ही है। तो यहाँ खड़ा व्यक्ति कहेगा कि यार 2 बजे आना है, तो कौन से 2 बजे आए, यहाँ 2 1 घंटे बाद बजेंगे, यहाँ पहले बज चुके हैं, यहाँ उससे पहले बज चुके हैं। तो स्थानीय समय के भ्रम से दूर करने के लिए, स्थानीय समय का कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए पूरे देश के लिए एक ही समय तय किया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। या फिर जो स्थानीय समय है उसके भ्रम को दूर करने के लिए जो पूरे देश में एक देशांतर के आधार पर समय तय किया जाता है, उस पूरे क्षेत्र में एक देशांतर को मानक देशांतर माना जाता है और उसके आधार पर पूरे देश में समय तय किया जाता है, उसको हम मानक समय बोलते हैं। भारत में मानक समय आपको बता दिया पूर्व देशांतर के आधार पर तय किया गया है। हम इसे भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और पूरा भारत इसी के अनुसार चलता है। अब देखिए, अगर स्थानीय समय की बात करें ना भारत की, तो यहाँ भारत का ही मैप बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो कि यहाँ पे जो ये अलग अलग देशांतर भारत में जाती हैं, तो भारत ने इसको मान लिया है मानक समय की रेखा कि जब यहाँ सूर्य ऊपर आएगा ना, तो पूरे भारत में यहाँ कहीं पे भी हो तो वहाँ क्या होगा, हम 12 बजा लेंगे। तो आपको सूर्य की धूपारी थोड़ी सी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ इस जगह से थोड़ा सा आपको ऑपरेट कीजिए, या फिर मैं दरवाज़ा एक बार बंद कर देता हूँ ताकि आपको बाहर से आने वाली धूप न आए। और चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। अब आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा चैनल को सब्सक्राइब न करने का। अब मैंने पूरी वो कहते हैं जान जोग दी है आपको समझाने के लिए। ये आपको आगे बात समझ में, आसान शब्दों में याद करिए आप, बिल्कुल छोड़िए सब चीज़ों को। जब कुछ भी याद नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें
याद करवा दीजिए, समझ में हमारे आ गया। सूर्य जिस देशांतर रेखा के सिर पर ऊपर होता है तो वहाँ का समय स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है, यहाँ कहलाता लिख देना। पूरे देश के लिए एक देशांतर रेखा के आधार पर तय समय मानक समय होता है, बात खत्म। ठीक है, दोबारा देखिए, सूर्य जिस देशांतर रेखा पर सिर के ऊपर होता है, देशांतर रेखा आप मान लीजिए देशांतर रेखा के बिल्कुल ऊपर है, तो वहाँ का स्थानीय समय दोपहर के 12 बजे। ठीक है, पूरे देश के लिए एक देशांतर रेखा के आधार पर तय समय जो होता है ना, पूरे एक क्षेत्र के लिए किसी एक देशांतर के आधार पे जो समय तय किया जाता है उसको हम मानक समय बोलते हैं। अब बताइए, अब कोई डाउट है क्या आपको? बिल्कुल सबसे आसान डेफिनेशन बता दी गई है आपको। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार आपको अलग अलग तरीकों से एक ही क्वेश्चन को समझा दिया गया है। अब ये देखिए, अब ये आपको बेवकूफ़ समझता है और आप इस क्वेश्चन का उत्तर स्वयं करेंगे कि अक्षांश, दिल्ली के अक्षांश, दिल्ली और बेंगलोर है 2 शहर। मैं इसका यही आंसर बता देता हूँ, 29 और 13 डिग्री है अक्षांश। 29 और 13 ये अक्षांश है, ये दिल्ली के हैं, ये बेंगलोर के हैं। और उनका जो देशांतर है ना, दोनों का देशांतर, दोनों का स्तेंतर ही है। तो ये बताइए स्थानीय समय में क्या अंतर होगा? अरे महाराज, अरे श्रीमान जी, ए मेरे भगवान, उत्तर सोच लिया क्या आपको? तो आपको बताया गया है जो स्थानीय समय है वो देशांतर के आधार पे होता है, अक्षांश का तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अक्षांश अलग अलग में कोई दिक्कत नहीं, दोनों का देशांतर एक है तो वहाँ स्थानीय समय भी एक ही होगा। दोनों शहरों में स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा। अब लिखना देख लीजिए, क्योंकि दोनों नगरों का देशांतर लगभग समान है तो उनका स्थानीय समय भी एक ही होगा। अक्षांश अलग अलग होने का स्थानीय समय पर प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल देशांतर के अनुसार समय में अंतर आता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई? अब कोई डाउट इसमें नहीं है? डाउट? चलिए, ये आपके सही गलत जो मैंने पिछली क्लास में नहीं कराए थे। अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। क्या यार, अक्षांश खींच के देख लीजिए आप, ये भूमध्य रेखा है, ये भी अक्षांश है। जैसे जैसे आप अक्षांश खींचेंगे ना तो ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल एक पॉइंट बन जाएगा। तो क्या इन्हीं सभी अक्षांशों की जो लंबाई है वो बराबर है भूमध्य रेखा की सबसे ज़्यादा, फिर इस प्रकार से इस प्रकार से? तो ये आप खुद बता देंगे, क्या सबकी समान है क्या अक्षांशों की लंबाई? बिल्कुल भी नहीं। आप लिख देना सभी अक्षांशों की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, या सीधा लिख देना, ध्रुवों की ओर जाते हैं अक्षांशों की लंबाई घटती जाती है। क्लियर है? सभी अक्षांश वर्त समानांतर तो होते हैं, समानांतर होते हैं, ये कह रहा, क्या बताया इसने पहली लाइन में कि ये जो ना एक दूसरे के समानांतर तो होते हैं ऐसे, लेकिन उनकी लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाते घटती है। केवल भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है। ये आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए कि भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है। देशांतर के एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। ये क्या है? लगा तो दिया क्रॉस, लेकिन ये क्या है? सही है। सॉरी, यहाँ पे क्या कर दिया? करेक्ट का साइन आएगा। पिछले में क्या साइन था? गलती, ये बात सही है, साइन आपका सही आएगा। या मैं आपको सीधा लिख देना आप कि जो आपकी ये है ना, ये आपकी भूमध्य रेखा होगी, इसकी जो लंबाई लगभग 4200 किलोमीटर है। क्या है? 4200 किलोमीटर। और ये आपका देशांतर है और इसकी लंबाई लगभग है आपकी 2100 के आसपास, 2100 समथिंग, ऊपर नीचे होगी थोड़ी बहुत, लेकिन लगभग ये इसकी आधी हो गई ना। यही इसने पूछा है, क्या भूमध्य जो इनकी जो लंबाई इस भूमध्य रेखा से आधी होती है क्या? बिल्कुल आधी होती है। आप एक्यूरेट डाटा दे सकते हैं ऐसे लिख के, इसका कारण अगर पूछा आपसे जाता है, वरना पेपर में सीधा आएगा कि सत्य या असत्य बताइए। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी है। तो ये कहता है कि जो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है ना वो 90 डिग्री है क्या? तो बिल्कुल जो आपका
ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे जैसे ये जो दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश है ना, इनका जो है अक्षांश का मान वो दक्षिणी होता है, और यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं जो दक्षिणी ध्रुव वो 90 डिग्री तक पहुँच जाए, 0 1 2 करके ऐसे 90 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। तो जो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो 90 डिग्री दक्षिणी ही होता है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु दक्षिणी ध्रुव कहलाता है और उसका अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होता है। ये चीज़ क्लियर आपकी। असम में स्थानीय समय और जो भारतीय मानक समय एक ही है। क्या बात करते हो? चलो चलो जी देखते हैं। भारत का बना दे प्रतीकात्मक मैप, बना दिया। तो ये आपका यहाँ से कसम मिलेगा। यहाँ स्थानीय समय मान लेते हैं 12 बज गए, ये भारत वाली मानक रेखा है। तो क्या है दोनों समय में एक ही बार में 12 बजेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ लगभग आपका होगा 8-9 डिग्री का फर्क होगा। तो यहाँ 40 मिनट बाद में 12 बजेंगे, क्योंकि इतना फर्क है। तो दोनों एक ही नहीं है। जो वहाँ स्थानीय समय अलग है और भारत का मानक समय अलग है। भारत का मानक समय किस रेखा के आधार पे है? 82.5 डिग्री देशांतर के आधार पे, और यहाँ आपको मिलेगी लगभग 93 डिग्री के आसपास देशांतर इसका स्थानीय समय है। क्लियर हुई बात आपको? ये असम भारत के पूर्वी भाग में होने के कारण वहां का स्थानीय समय IST से लगभग 1 घंटे आगे, 40-50 मिनट बोल दिया ना, तो 1 घंटे आगे है। क्योंकि ये क्या है, जो आपकी भारतीय जो मानक समय की रेखा है ना, इससे पूर्व में स्थित है। तो मैंने आपको पूर्व में बताया था, पूर्व में स्थित होगी तो वो आगे समय होगा। तो ये चीज़ आपको आगे समझ में। कई सत्य करवा गया कई बुकों में, इतनी चीज बच्चों को नहीं बताई गई। समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर यामोत्तर के समान होती है, इसमें भी कंफ्यूजन है कई जगह पे। मैंने देखा है जब मैं इनकी तैयारी कर रहा था, मतलब ये छाट के बनाए गए हैं आपके लिए कि आपको सही जो आपको नॉलेज है वो ट्रांसफ़र की जाए। तो इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 6 से लेकर 10 तक आपके साथ रहूँगा, और हर सब्जेक्ट, ये नहीं कि सिर्फ सामाजिक, हर सब्जेक्ट। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक और कमेंट करने से। समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर यामोत्तर के समान होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी देशांतर होती है ना, तो यही इसी के आधार पे तो समय डिसाइड होता है। और कईयों ने इसको गलत करवा दिया। लेकिन यहाँ अगर समय क्षेत्र की जगह यदि आपका तिथि रेखा आ जाता ना, डेट लाइन जो तिथि को निर्धारित करती है, तो वो रेखा इनके समान नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर तिथि रेखा दे देता तो ये गलत हो जाता। तो अब ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, समय क्षेत्रों को बांटने के लिए 15-15 डिग्री के अंतर पर यामोत्तर रेखाओं का ही उपयोग किया गया है। समय क्षेत्र को बांटने के लिए किन रेखाओं का योग किया गया है? देशांतर रेखाएं, यामोत्तर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। क्योंकि समय पृथ्वी घूर्णन, और ये बात आपको नहीं बतानी है, इसमें कारण नहीं देना, आपको यहाँ तक ही कारण देना है। ये आपको कारण नहीं देना है कि ये बात सही है, क्योंकि समय क्षेत्रों को बांटने के लिए 15-15 डिग्री के अंतर पर यामोत्तर रेखाओं का ही उपयोग किया जाता है। और यही इसने पूछा है, क्या समय क्षेत्र को बांटने वाली रेखाएं यामोत्तर ही हैं, उन्हीं का प्रयोग किया गया? तो वे ही हैं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वर्त है, ये बात बिल्कुल सही है, और उसका मान है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा, सॉरी ये है ना आपकी, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसका एक नाम और है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ये 3 नाम है आपकी भूमध्य रेखा के। कंफ्यूज मत हो जाना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश वर्त होती है और सभी अक्षांश वर्तों में सबसे बड़ा है। इसकी जो लंबाई है वो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है। अब आ जाइए आप वर्ग पहली पे, खानों में आप अपने आप बढ़ लेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी मैं करवाऊंगा
अलग से, क्योंकि इंग्लिश में उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो वो देख लीजिए एक बार, आप अपने आप भर लेना। आपको एक दो ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा इस पूरक पहली के। आ जाओ बच्चों। वह समय जिसका हम अनुसरण करते हैं, वो समय आपका कौन? थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्या? आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो बाएं से दाएं सोल्व करवा देते हैं। तो वह समय जिसको हम अनुसरण करते हैं वो है आपका भारतीय मानक समय। क्या आएगा? भारतीय मानक समय। मानचित्र में एक वर्ग क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना, तो इसमें दो हो सकते हैं आपके, एक तो होता खाका और एक इसमें इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तो आएगा पैमाना, लेकिन इसमें जो वर्ड यूज किया गया है तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो गया अभी। चलो स्केल, क्या है? स्केल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दो अक्षरों में दिया तो ये स और के एक में आ जाएगा और ये एक में आ जाएगा, स्केल। ठीक है। वैसे इसका आएगा मानचित्र में एक वर्ग क्षेत्र को, मतलब कि एक वर्ग क्षेत्र को लघु क्षेत्र में जब दिखाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं नक्शा। इसमें शायद थोड़ी सी मिसप्रिंट कर रखी हिंदी वालों में। जब हम एक वृत्त क्षेत्र को मानचित्र बना के दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नक्शा बोलते हैं। आप स्केल को भी छोड़िए, सीधा भरिए नक्शा। एक सुविधाजनक गोलाकार वस्तु ये क्या होती है आपकी? ग्लोब। क्या होती है? ग्लोब। इस पाठ के आधार पे हम इन प्रश्नों के उत्तर कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर किसी स्थान का पता लगाने में सहायक होते हैं। आपको प्रश्न में बता दो, दो बिंदु क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। क्लियर हुई चीज ये? भूमध्य रेखा से दूरी कौन सी क्या नापते हैं? अगर आपने अध्याय पढ़ा होता तो भूमध्य रेखा से दूरी मापी जाती है अक्षांश के द्वारा। किसके द्वारा? अक्षांश के द्वारा। हिंदी के अक्षरों में आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, आप सही तरीके से लेना। जिस टाइम हिंदी पढ़ाएंगे उस टाइम एक भी गलती नहीं करेंगे मात्रा वगैरह में। जिस टाइम सामाजिक पढ़ा रहे हैं तो सामाजिक के अनुसार आप चलिए। एक रेखा के लिए शब्द संक्षेप जिसके आधार पे आर पार दिन और तिथि में परिवर्तन होता है वो है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल। क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ये आपके हो गए ऊपर से नीचे, फिलअप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम क्या काम आएंगे? मार्ग खोजने का एक सरल साधन, तो रास्ता हमें किसके द्वारा खोज सकते हैं किसी स्थान तक पहुंचने का? वो है आपका मानचित्र। क्या है? मानचित्र। क्लियर हुई बात आपकी? जो अक्षांश और देशांतर मिलकर बनाते हैं तो वो दो चीजें आपकी ग्रिड, क्या बनाते हैं वो? ग्रिड। जो आपके ये अक्षांश है ना, ये अक्षांश और ये आपके देशांतर मिलके क्या बना दिए इन्होंने? इसको बोलते हैं ग्रिड और इसको जाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाल। क्लियर हुई बात? जो विश्व के शीर्ष पर है, विश्व के शीर्ष पे क्या है? विश्व के शीर्ष पे यहाँ पे इसको ये ध्रुव, क्या है? ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वैसे तो पूरा नाम, लेकिन यहाँ जो इसने वर्ड यूज किया है वो आपको लिखना है ध्रुव। आप पूरा भी लिख सकते हैं उत्तरी ध्रुव, लेकिन हमें वर्ग पहली के आधार पे ये लिखना है। वह स्थान जो प्रमुख यामोत्तर गुजरती है, तो आपको बता था ना लंदन वाली जो है वो प्रमुख यामोत्तर कहाँ से गुजरती है? ग्रीनिच से। या फिर लंदन भी आप ऑप्शन के आधार पे कर देना, लंदन से भी प्रमुख यामोत्तर गुजरती है, क्योंकि ग्रीनिच है वो लंदन में ही है। ये जैसे ये लंदन हो गया ना, तो ग्रीनिच भी यहाँ से इस प्रकार से गुजरती है आपकी प्रमुख यामोत्तर। प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप, प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप। अगर हम मध्य रेखा से दूरी मापते तो अक्षांश है ना, तो ये प्रमुख यामोत्तर, इससे दूरी हमें किससे पता लगेगी? देशांतर से। किससे? देशांतर से। क्लियर हुई चीज? सबसे लंबी समानांतर अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी समानांतर अक्षांश रेखा आपको क्या था? भूमध्य रेखा। क्या था? भूमध्य रेखा। और इसका एक और नाम है विषुवत,
विषुवत रेखा। ये लो भाई, ये आपका अध्याय का द एंड जवानों। अब कोई मुझे ये शिकायत मत करना सर समझ में नहीं आया, बोर्ड पे दिखाई नहीं दिया, ये इस चीज़ में कमी रह गई। अब आपका काम रह गया चैनल को सब्सक्राइब करना। 10 अध्याय हैं आपके, 10 के 10 अध्याय मैं दोबारा करवा दूंगा। 10 मैं करवा चुका हूँ, जहाँ पे कमी लगेगी उसको मैं दोबारा करवा दूंगा। और 11, 12, 13, 14 मैं इसी तरीके से आपको करवाऊँगा। तो अब बताइए अब आपको क्या चाहिए? मुझे सब्सक्राइब, लाइक और आपका कमेंट चाहिए कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि जितने आप कमेंट और लाइक करेंगे उतना ही वीडियो बाकी लोगों के पास जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।